मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं। यूनिट 5 के अंदर ही हम काम कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स और उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, फिर यूनिट 5 खत्म है। ठीक है, हमने अब तक जितने भी बिजनेसेस के मतलब जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो इस बात को जहन में रखती हुई पढ़ी है कि या तो बिजनेस ट्रेडिंग है, मतलब स्टॉक आता है जिसके पास स्टॉक सेल करता है, ठीक है ना, कुछ माल बचा हुआ रह जाता है, सही है, बाकी बिक चुका होता है, जो बचा हुआ रह जाता है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर फिर दोबारा से जो खरीदा हुआ स्टॉक दोबारा आता है, ऐड होता है, परचेज्ड, उसके बाद उस माल में से भी कुछ बचा हुआ रह जाता है और बाकी जो है वो बिक चुका होता है, समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर हम जैसा माल खरीदते हैं वैसा ही सेल कर देते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है इस तरह से। ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है कि माल बड़े कार्टर्स में खरीदा, उसको खोल के छोटे छोटे यूनिट्स में सेल कर दिया, दैट्स इट। जबकि सर्विसिंग बिजनेस क्या होता है कि एक मतलब आप कोई इन्वेंट्री वगैरह सेल नहीं कर रहे हो, उसके अंदर कोई सर्विस दे रहे हो, जैसा होटल है वो एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा क्लब अकाउंट्स आपने देखे थे, तो उसके अंदर भी अच्छा क्लब अकाउंट्स में क्या है, कुछ सर्विसेज थी और कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी थी। सर्विसेज तो फ्री थी सारी, कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी थी, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाया जा रहा था, वो प्रॉफिट इनकम के तौर पे ऐड होता था क्लब अकाउंट्स के अंदर, हमने देखा। बहरहाल अभी हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की क्या खासियत है कि इनके पास भी स्टॉक होता है, लेकिन इनके पास 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है। एक जो कि बना बनाया माल है, ठीक है, वो बना बनाया माल मुझे यहां नहीं रखना चाहिए, एक्चुअली उसको मैं यहां रखना चाहिए, आप समझोगे क्यों रखा मैंने यहाँ। एक माल होता है रॉ मटेरियल, जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के खरीदता है बाहर से, फिर इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स के अंदर, ठीक है ना। तो इस कन्वर्जन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट होती है जिसके अंदर ये रॉ मटेरियल खुद एक कॉस्ट है, इसके ऊपर इस रॉ मटेरियल की फिर कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, लेबर लगती है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर किसी किस्म की मतलब बिजली खर्च होती है इसको बनाने के अंदर, बहुत सारे लोगों को सैलरीज मिलती है, लेबर को वेजेस मिल रही होती है, बहुत सारी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही होती है, सही है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, तब जाके माल बिक रहा होता है ना, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। बहरहाल तो ये सारी कन्वर्जन कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये मिला के तमाम कॉस्ट होती है किसकी, एक एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ कॉस्ट मैंने ऐड कर दी, जैसे कि सेल करने के लिए उसके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होना, ठीक है ना, एड्स होती हैं, मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग के जो भी कैंपेन्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी जो है मतलब रॉ मटेरियल फिनिश गुड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर बेचना भी तो है, तो सेलिंग और मार्केटिंग होती है, फिर बेचने के बाद अकाउंटिंग होती है, तो आपके ऑफिस के अकाउंटेंट्स की सैलरीज वगैरह होती है, तो सारी चीजें इनकर होती है, ये सारी कॉस्ट इनकर होती है कि माल हम बना के बेच सके, लेकिन माल एज इट इज जो खरीदा वो नहीं बिक रहा होता, उसमें कुछ चेंजेस आ रही होती है। तो इस तरह से हमारे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्रीज सिर्फ और सिर्फ एक फिनिश गुड नहीं होता, जैसे कि एक ट्रेडिंग बिजनेस है ना, वही फिनिश गुड उसके पास बना बनाया ही माल आता है, उसको एज इट इज बेच देता है। फिनिश गुड क्या होता है, रेडी टू सेल, बना बनाया माल आया, उसको एज इट इज सेल कर दिया, वो रेडी टू सेल था माल, सही। इनके पास रेडी टू सेल माल नहीं होता, इनके पास रॉ मटेरियल के तौर पे आता है, तो एक इन्वेंट्री हो गई इनकी, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स के अंदर, तो एक इन्वेंट्री हो गई। आप चाहो तो 2 स्टोर इमेजिन कर सकते हो, एक स्टोर जहां पर सादा कच्चा माल रॉ मटेरियल के तौर पे रखा हुआ है, फिर एक स्टोर ऐसा कि जिसके अंदर तमाम जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन के पैक होके रेडी है ना, वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो सिर्फ लकड़ियां रखी हुई है तो एक स्टोर रॉ मटेरियल के स्टोर में, लेकिन बनी बनाई चेयर्स रखी हुई है अगर, तो फिर वो फिनिश गुड के स्टोर में आपको मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, बीच में एक स्टॉक और आता है जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी एक इनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक तरह का स्टॉक होता है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस वो कि जो रॉ मटेरियल भी नहीं है और पूरे तौर पे फिनिश गुड्स भी नहीं है, मतलब कौन सा वाला स्टॉक है, प्रोडक्शन लाइंस के अंदर मौजूद है, प्रोडक्शन लाइंस के अंदर असेंबली, जो भी हमारे असेंबली और प्रोडक्शन लाइंस है वहां पर मौजूद है, वहां मौजूद था ये वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल, और अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो गया, अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो सब सारे ऑपरेशन रोक दिए। आगे काउंट करें रॉ मटेरियल कितना है स्टोर में, काउंट करें फिनिश गुड्स कितना है फिनिश गुड के स्टोर में, और इसके अलावा काउंट करें हमारे पास प्रोडक्शन लाइन के अंदर जो आधा बना हुआ स्टॉक है वो कितना है। तो तीनों अलग अलग किस्म के हमारे पास तीनों अलग अलग किस्म के स्टॉक्स की वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इसको इस तरह समझते हुए भी हम टुक टुक करके बिट्स एंड पीसेस में समझा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को, फिर मैं ऑफिशियली समझाना शुरू होऊंगा कि जो हमारे नोट्स के जरिए। इतनी बात समझ में आ गई, 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं।
नॉर्मली आपने जो बिजनेसेस देखे उनकी इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, उनके अंदर एक सेल्स होती है, समझ लो 530 कॉमन ले रहा हूँ, 30 कॉमन ही समझा करो ताकि मैं, ठीक है ना, $5 मिलियन की सेल्स है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं थोड़ा तोड़ता हूँ, ओपनिंग स्टॉक होता है नॉर्मली, ठीक है ना, ऐड करते हैं हम परचेजेस। अच्छा, उस परचेज से रिलेटेड कोई अगर उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड एक्सपेंसेस है जैसे कि कैरिज इनवर्ड्स, ठीक है ना, वो डायरेक्टली परचेजेस के लिए ही किए गए कि माल खरीदा और उस माल को फैक्ट्री तक लेके आने के लिए, फैक्ट्री नहीं, सॉरी मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मिसाल नहीं दे रहा, अभी वो बता रहा हूँ आमतौर पे जो इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो आपकी दुकान तक जो माल आपने सप्लायर से खरीदा वो दुकान तक पहुंचाने के लिए जो चार्जेस लग रहे हैं कैरिज इनवर्ड्स कहते हैं ना, तो वो भी परचेज में ऐड ही होंगे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक था $100,000 का, परचेज किया आपने $2,000 का स्टॉक, ठीक है, तो टोटल हमारे पास और अच्छा कैरिज इनवर्ड्स भी लगा उसके ऊपर, कर लो चलो 50 का कैरिज इनवर्ड्स लगा, तो टोटल हमारा 2150 का अवेलेबल फॉर सेल था इस साल पूरा माल, लेकिन जो नहीं बिका वो कौन सा था, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको माइनस कर देते थे हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, लेट्स सपोज क्लोजिंग स्टॉक 300 का बच गया साल के आखिर में, तो कितना हुआ 1, अच्छा 350 कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक अच्छा फिगर है, ठीक है ना, 1800 क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ये थी, जो माल बेचा इतने का बेचा और इतने का पड़ा था हमें, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ $3,200 का, और नेट प्रॉफिट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी, ठीक है, और उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, ऐसा ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके बाद माइनस करते हो, ठीक है ना। अब आप समझो कि आप एक ऐसा बिजनेस नहीं हो जो परचेजेस ऐसी फिनिश गुड्स की करता हो, क्योंकि यहां तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि फिनिश्ड इन्वेंट्री ना, रेडी टू सेल इन्वेंट्री हमने खरीदी और सेल कर दी, हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे थे अब तक, आज से पहले पहले तक। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहता है कि ये परचेज जो आपने स्टॉक किया है ये ऐसा थोड़ी एज इट इज बिक जाएगा, इसके ऊपर तो बहुत सारा प्रोसेसेस लगेंगे, तो रॉ मटेरियल है, सही। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग क्या होती है कि वो पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है जिसके अंदर जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा ना, परचेज किया है, उसके ऊपर बहुत सारे अखराजात और भी लगते हैं, तब जाके वो बनता है फिनिश गुड, वो फिनिश गुड का अमाउंट यहाँ पर लाके रखता है, सही है। और क्योंकि वो फिनिश गुड का अमाउंट यहाँ पर लाके रखता है तो इसको यहां से मिटाओ और यहां पर रख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस साल हमने इतने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए, परचेज तो रॉ मटेरियल किया था, उसके ऊपर और भी तो लेबर लगी और दूसरे तीसरे मटेरियल्स और भी लगे, फैक्ट्री का बिजली का बिल आया, फैक्ट्री का रेंट था, ये सारी चीजें ऐड करके बनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर डालता है। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपनी इनकम स्टेटमेंट में उसको महज सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखता बल्कि लिखता है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्या उसके लिए क्या है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि उसके पास अलग अलग तरह के स्टॉक्स है ना, रॉ मटेरियल का भी तो है, रॉ मटेरियल का भी तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी तो क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है कि साल के एंड में रॉ मटेरियल भी तो बच सकता है और अगले के साल के शुरू में रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक के तौर पे भी तो आ सकता है। इस तरह फिनिश गुड्स साल के एंड में बच सकता है कुछ जो नहीं बिका, और जो फिनिश गुड्स साल के शुरू में पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकता है, समझ लो। तो फिनिश गुड्स बाकायदा नाम लिखता है इसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी लिखता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नाम नहीं देता बल्कि फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये मैं बहुत रफ लिख रहा हूं, ठीक है, इस बेसिक आइडिया को समझना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सीधी इनकम स्टेटमेंट वाला मामला नहीं है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनती है लेकिन उसमें जो परचेजेस लिखा होता है और कैरिज इनवर्ड्स लिखा होता है वो वहां पर उस तरह से नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो इनकम स्टेटमेंट में है वहां पर उसकी जगह पर लिखा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेजेस की जगह क्या लिखा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो परचेजेस है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बना बनाया गुड्स नहीं खरीदता, क्या रॉ मटेरियल खरीदता है, तो रॉ मटेरियल से लेकर उसको फिनिश गुड्स बनाने की तमाम वर्किंग वो एक अकाउंट के अंदर एक मतलब एक आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उस स्ट्रक्चर की अकाउंटिंग करता है जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल की खरीद को डालता है, उसके रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो चार्जेस लगे वो डालता है, फिर रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर कितनी लगी वो डालता है, और इस तरह से करके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। ये बेसिक आइडिया है, इसको अभी हम देखेंगे मजीद आगे। फिर तीसरी बात करता हूँ, हमने ये देख लिया कि इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, हमने ये देख लिया कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ अलग अल्फाज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर परचेजेस नहीं लिखा होता बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा होता है। फिर हमने ये समझ लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाकायदा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के, ठीक है, वो कैसे बनेगा वो मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है।
अब मैं एक मजीद बात यहां पर बताना चाह रहा हूं कि मैंने लाइन बनाई है, इसके इस तरफ इस एक्सट्रीम को कहता हूं मैं डायरेक्ट और इस एक्सट्रीम को कहता हूं इनडायरेक्ट। ठीक है, अब मुझे पहले तो एक सवाल का जवाब दो। मैं मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल बनाने वाली कंपनी हूं, एक फुटबॉल बनाने वाला बिजनेस हूं, फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर करके सेल करता हूं। ठीक है, तो मुझे सारे अपने खराजात जो है वो फुटबॉल बेच के ही पूरे करने, चाहे फुटबॉल के ऊपर जो मटेरियल लगा है वो खर्चा हो, चाहे वो मेरे ऑफिस के अकाउंटेंट की सैलरी हो। ऑफिस का अकाउंटेंट देखा जाए तो वो तो खाता कर रहा है, वो तो मतलब अकाउंटिंग कर रहा है, या एचआर डिपार्टमेंट का बंदा देखा जाए वो तो लोगों को हायर कर रहा है, लोगों की पंक्चुअलिटी देख रहा है कि किस टाइम पे लोग आए, लोगों की सैलरी कितनी बनी, उसका ये काम है। स्टोर का बंदा है वो स्टोर कीपर है, सफाई कर रहा है, वो साफ सुथरा रख रहा है माल को और माल की काउंटिंग कर रहा है। फुटबॉल तो नहीं बना रहे ना सारे, लेकिन इन सब के खर्चे भी फुटबॉल जो बन के बिक रही उसी में से निकालने। सही, सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का निकलेगा कहां से? फुटबॉल जो सेल कर रहे हैं वहां से निकलना है। एक फुटबॉल बेच के सारा खर्चा नहीं निकल सकता, हजारों लाखों फुटबॉलें बेचनी पड़ेंगी तब जाके वो खर्चा निकलेगा। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई आप लोग को कि सारा खर्चा हमें उस फुटबॉल बेच के निकाला। अब मैं बोलता हूं कि फुटबॉल बनाने की जो कॉस्ट है मेरी, एक फुटबॉल लेट्स सपोज बनाने की मुझे पड़ी है $8 की। एक फुटबॉल कितने की पड़ी? $8। इस $8 का एक ब्रेकअप है। इस $8 के अंदर कुछ हिस्सा तो डायरेक्ट मटेरियल का है, कुछ हिस्सा वो लेबर जिसने फुटबॉल को बनाया, सही है ना, कुछ हिस्सा जो है एक मेथड, एक बाकायदा आपने किसी का फॉर्मूला खरीदा फुटबॉल बनाने का, कोई कंपनी जो बेहतरीन फुटबॉल बनाती है उनसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक खरीदी नहीं मतलब उनसे राइट्स लिए। उन्होंने कहा कि एक ही शर्त पर हक मिलेगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक तो पेटेंटेड है। उन्होंने कहा अगर आपको चाहिए हमारा फॉर्मूला तो उसका सिनेरियो ये है कि आप पर फुटबॉल मैन्युफैक्चर जो करोगे उसके बदले मुझे जो है ना $0.5 दोगे, तो उसका भी खर्चा। अब ये मत टेंशन लेना उसको कैसे पता चला हमने कितनी बनाई, वो पता चल जाएगा, समझो एक कैमरा लगा हुआ है, अभी इस चक्कर में मत पड़ना। बस जितनी हम फुटबॉल बनाएंगे हर फुटबॉल के बदले उसको $0.5 जाना, तो वो भी एक खर्चा है। फिर जिस फैक्ट्री में सब कुछ बन रहा है उसका बिल, फिर फैक्ट्री के अलावा ऑफिस है जहां पर सारे एचआर डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, आपकी सेल्स की टीम के लोग बैठते हैं, सही है, उनके खर्चे, सिक्योरिटी स्टाफ का खर्चा, क्लीनिंग स्टाफ का खर्चा, सारे खर्चे उस $8 से नहीं निकलेंगे। लेकिन $8 और $8 की तो पड़ी है, अच्छा ये $8 की फुटबॉल जो पड़ी है हो सकता है हम $15 में बेच रहे हो, लेकिन $15 से भी नहीं निकलेंगे सारे खर्चे। एक फुटबॉल थोड़ी बेच रहे हैं $15 की, हम मिसाल तौर पर 10,000 फुटबॉलें बेच रहे हैं, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कितना होता है? $150,000। तो $150,000 से फिर ये खर्चे निकल सकते हैं अच्छे खासे। बहरहाल तो ये सारे खर्चे जो निकालने हैं तो वो उसी फुटबॉल को बेच के निकालने हैं उस तरह के। लेकिन जो सारे खर्चे डिवाइड करने हैं एक फुटबॉल के अंदर, वो क्या रहा है? टोटल पूरे साल जितने खर्चे हुए उसको हमने डिवाइड कर दिया पूरे साल जितनी फुटबॉलें बनी उनसे, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एक अकाउंटेंट की जो सैलरी है उसको एक फुटबॉल के साथ हम एसोसिएट कैसे कर सकते हैं? अकाउंटेंट पूरे महीने की मिसाल के तौर पे अगर 80,000 रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, मैं कहूं चलो एक जो फुटबॉल बनाए उसमें उसका अकाउंटेंट का कितना हिस्सा लगा है, ये तो बताने बिल्कुल ही मुश्किल है। ये बात थोड़ी समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो? अब इसी बात के बलबूते पे मैंने ये लाइन बनाई है और ये बहुत सारे एरोस बनाए। याद रखना, हमारी एक कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अंदर जो जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है ना, उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। एट्रीब्यूट करना मतलब कि भाई ये खर्चा मेरा इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से हुआ है। ठीक है, अब इस $8 में अगर मैं कहता हूं $2 का लगा है मटेरियल, तो आप कहोगे हाँ ये तो इजी है, एक फुटबॉल के अंदर जितना मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्ट $2, ये तो पहचानना बहुत आसान है। तो इसको मैंने कहा ये डायरेक्ट के करीब है, डायरेक्ट के करीब तरीन है कि एक फुटबॉल में जितना मटेरियल लग रहा है, जितनी एक ट्यूब लग रही है, एक ट्यूब अगर उसकी जाना $1 की है और उसके ऊपर का चमड़ा लग रहा है वो मिसाल के तौर पर $1 का, तो एक और एक $2 हो गया। ठीक है, उसके अलावा उसके ऊपर लेबर लग रही है, ठीक है ना, लेबर फुटबॉल का हिस्सा तो नहीं बन गई, मटेरियल फुटबॉल का हिस्सा बन के बिक रहा है, लेकिन लेबर ने अपना वक्त लगाया तभी जाके फुटबॉल ने अपना शेप बनाया ना, लेबर का वक्त लगा उसके ऊपर। तो जो लेबर का वक्त लगा वो भी डायरेक्ट के करीब है, राइट। लेट सपोज लेबर ने एक फुटबॉल बनाने का $1 लिया आपसे, सही। अगर मैं कहूं कोई अकाउंटेंट का या किसी मार्केटर का उस फुटबॉल पे कितना लगा तो वो आप नहीं बताऊंगा, वो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट बात है। यार ये तो इतनी दूर की बात है, मैं फुटबॉल के साथ एप्रोप्रिएट कैसे करूं? तो आहिस्ते आहिस्ते करके वहां तक जा रहे हैं। इस तरह फुटबॉल के अंदर कोई मिसाल के तौर पर फुटबॉल बनाने के लिए किसी की टेक्निक यूज कर रहे हो और वो आपको हर टेक्निक मतलब हर फुटबॉल बनाने के बदले आप उसको उसकी रॉयल्टी दे रहे हो। यूं समझो कि किसी की कोई लिखी हुई किताब है, मैं पब्लिशर हूं,
मैं हर किताब छापने के लिए उस राइटर को रॉयल्टी दूंगा, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, तो उसने मुझे कॉपी राइट्स दिए हैं, सही ना, उसने मुझे कॉपी करने के राइट्स दिए कि मैं जितने प्रिंट्स बनाऊं और उसको हर प्रिंट करने के बदले उसको एक जो है ना मैं अमाउंट दे दूं कि भाई आपकी अमाउंट हो गई, ठीक है ना। बहरहाल तो इसी तरीके से वो फुटबॉल बनाने की कोई प्रॉपर कोई बड़ी फुटबॉल स्पोर्ट्स की कोई कंपनी है चाइना की, उससे हमने पेटेंट करवाया, उसके जो पेटेंटेड फॉर्मूलाज थे वो खरीदे हमने कहा पर फुटबॉल मैन्युफैक्चर आपको $0.5 देंगे। तो ये तीनों तो चीजें चलो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है बिल्कुल, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। फुटबॉल में ग्लू कितना लग रहा है, अब चक्कर ये कि फुटबॉल बनाते हुए ग्लू और धागा वो तोल तोल के थोड़ी लगाओगे, वो तो धागे का रोल ले लिया, जितनी फुटबॉल है उससे बन गई, उसका दूसरा रोल लगाया उससे बनाई, वो थोड़ी पता चला ग्लू को भी तोल तोल के लगा रहे हो ताकि मैं डायरेक्ट कर दूं उसको, ग्लू को भी तोलने के लिए निकाला वो चिपक गया तराजू पे, तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही पेटी चीज है, बहुत ही पेटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, तो उसको डायरेक्ट बनाने के चक्कर में, डायरेक्ट के करीब रखने के चक्कर में इतना मत पड़ो। आप बस पूरे साल गिन लो, पूरे साल हमने कितना धागा यूज किया, पूरे साल कितना ग्लू यूज किया, तो वो डायरेक्ट से थोड़ा सा दूर की बात हो गई, थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया, राइट। तो कोई अदर मटेरियल जैसे ग्लू वगैरह, वो एक फुटबॉल पे कितना लग रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन पूरे साल कितना ग्लू लग रहा है वो पता है, फिर पूरे साल जितना लग रहा है उसको डिवाइड करते हैं पूरे साल कितनी फुटबॉलें बनी उससे, तो निकल आएगा एक इनडायरेक्ट तरीके से कि पर फुटबॉल हमारा कितना ग्लू लग रहा है। ओके, इसी तरीके से आपकी मिसाल के तौर पे क्लीनिंग स्टाफ है जो सफाई करता है आपकी फैक्ट्री की, जो फैक्ट्री की सफाई करता है उसको हम कैसे एट्रीब्यूट करेंगे कि फुटबॉल में उसका कितना लग रहा है, बहुत मुश्किल है ना। क्या तरीका है, पूरे साल उसको हम जितनी तनख्वाह दे रहे और पूरे साल जितनी फुटबॉलें बनी उससे डिवाइड कर दो, ऐसे ही एट्रीब्यूट कर सकेंगे। सही, आपको अलग अलग करना नहीं है, मैं खाली थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा हूं अभी आपके अंदर इस चीज का। अच्छा, अब सोचो फैक्ट्री के अंदर तो जो भी चीजें हो रही हैं वो तो फुटबॉल से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखते हैं डायरेक्ट। फैक्ट्री का काम क्या है, फुटबॉल बनाना। फैक्ट्री है हमारी, हमारे 2-3 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं ना, फैक्ट्री बोल सकता हूं इसको मैं, या इसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी कह सकता हूं, या इसका तीसरा नाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकता हूं, जहां कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलूं, फैक्ट्री बोलूं या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलूं, एक ही बात है। इसके अलावा हमारा एचआर डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है, जो लोगों को हायर करता है, जॉब्स मार्केट में फेंकता है, वो लोगों को इंटरव्यू करता है, हायर करता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। अब आप सोचो, चलो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो होता है ना फैक्ट्री, फैक्ट्री का क्लीनर, फैक्ट्री में फुटबॉल बन रही है तो फैक्ट्री के अंदर जो जो खर्चे हो रहे हैं वो तो उस फुटबॉल से ही निकल रहे हैं, वो तो उस फुटबॉल के साथ फिर भी एट्रीब्यूटेबल फिर भी है कि पूरे साल फैक्ट्री के अंदर कितना खर्चा वो डिवाइड कर दो, पूरे साल फैक्ट्री के अंदर कितनी फुटबॉलें बनी, तो अगर पूरे साल फैक्ट्री के अंदर मिसाल के तौर पर $20,000 का खर्चा हुआ और पूरे साल फैक्ट्री के अंदर 10,000 फुटबॉलें बनी, तो आप कह सकते हो कि $2 पर फुटबॉल जो है वो एक इनडायरेक्टली हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर ये कुछ तो मटेरियल लगा था प्लस ये जो अदर एक्सपेंसेस हुए थे ना, मटेरियल वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा, तो वो तकरीबन $2 के हुए। कैसे निकालेंगे, पूरे साल $20,000 के हुए थे, 10,000 फुटबॉलें बनी तो $2 वो लगा लिए इसमें, ठीक है। अब फैक्ट्री से हट के एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कोई स्वीपर है, उसकी सैलरी वो और इनडायरेक्ट हो गई, फुटबॉल से बहुत दूर की बात हो गई। अब फुटबॉल बन रही है फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के तमाम खर्चे उस पर डाल दिया, फैक्ट्री के अलावा भी तो तमाम खर्चे उसके ऊपर एट्रीब्यूट करने हैं ना फुटबॉल के ऊपर, समझ आ रही है, क्योंकि उसी से सब कुछ रिकवर करना है बहरहाल। लेकिन ये जो एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतने दूर हो गए कि इसको तो हम बिल्कुल ही अदर रखेंगे कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही अदर एक्सपेंसेस है, अब इसको फुटबॉल पे डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं करो, ठीक है, इनको अलग कर दो। आप खाली ज्यादा फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे हो रहे हैं वही फुटबॉल पे एट्रीब्यूट कर सकते हो, और ये काम करने के लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी 3-4 बातें कर ली मैंने कहा स्टॉक 3 तरह के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, ठीक है। मैंने कहा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनने से पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से एक अकाउंटिंग होती है, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक फिगर जाता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एक बड़ी सी लाइन खींच दी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो अपनी तमाम कॉस्ट को इस दो नजर से देखता है कि डायरेक्ट के करीब है या इनडायरेक्ट के करीब है, सही है। ये 2-3 बातें मैंने की, इसके बलबूते पे अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। ये वही बात बता रहे, सो फार वी हैव सीन अकाउंटिंग फॉर आइदर ट्रेडिंग बिजनेस, जो पीछे हम अब तक अकाउंटिंग पढ़ चुके थे वो ट्रेडिंग बिजनेस को लेकर थी, जिसमें सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है, बना बनाया माल मौजूद होता है जो बेच सकते हैं, और इसके अलावा हमने सर्विसिंग बिजनेस को पढ़ा जिसके अंदर इन्वेंट्री होती ही नहीं है, सही है।
और इनकेस अगर सर्विसिंग बिजनेस ऐसा है कि जिसके अंदर कोई मतलब फॉर एग्जांपल एक होटल है, होटल के अंदर सर्विसेज दे रहे, होटल के रूम रेंटल्स में देता, रेंटल इनकम कमाते, लेकिन अगर उस होटल की इनकम स्टेटमेंट में टॉप पे तो रेंटल इनकम आएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है होटल का एक रेस्टोरेंट भी हो, तो रेस्टोरेंट की इनकम स्टेटमेंट बनके जो फाइनल रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, वो उस रूम रेंटल्स के नीचे लाइन आएगी कि प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो सिर्फ रेस्टोरेंट की एक्टिविटी के लिए आप अलग से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लब अकाउंट्स के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया था कैंटीन का, ठीक है ना। तो वो बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सर्विसिंग बिजनेस में आप सोचना शुरू हो जाओगे, उजैर भाई ने कहा कि मतलब कोई इन्वेंट्री नहीं होती, तो ये तो सर्विसिंग बिजनेस है, लेकिन उसके अंदर माल भी तो बिक सकता है, कैंटीन भी तो होता है भाई, सही है, कैंटीन के अलग अकाउंटिंग करके उसका प्रॉफिट गिन लो सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन वो अलग अलग रखना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमने अब सर्विसिंग और ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा इतना देख लिया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस डिफरेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर, सही। तो इनके पास तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। इसके ऊपर हमारी बात हो गई, इसके अंदर मिसालें मौजूद है। मैं चाहता तो एक ही मिसाल से तीनों कवर कर लेता, मैंने तीन अलग अलग मिसालें दी हैं। एक बेकरी की मिसाल दी है कि बेकरी के अंदर आटा, चीनी, ये क्या है उसके, ये रॉ मटेरियल्स है, सही है। और ये आटा चीनी क्योंकि डायरेक्टली उसके ऊपर लगेगी ना, प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी, तो ये डायरेक्ट मटेरियल्स कहलाएंगे, सही है। इस चलो इस पॉइंट पे अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भले आप इग्नोर भी कर दो, मसला नहीं। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? उसी आटे चीनी को सोचो कि साल खत्म हो गया तो आपका, अजीब सी बात करने लगा हूं, ओवन के अंदर जो रखा हुआ है ना आधा कुक्ड पिज्जा, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, साल खत्म हो गया, ओवन भी बंद कर दिया, उसको कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस कितना मौजूद है, और स्टोर्स के अंदर रॉ मटेरियल कितना मौजूद है आटा चीनी की सूरत में, और बने बनाए पिज्जा कितना मौजूद है फिनिश गुड्स की सूरत में। लेकिन ये बात करने को इतनी अच्छी नहीं है बेकरी को लेकर, लेकिन अगर मैं कार की असेंबलिंग लाइन की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पर दी हुई है कि एक ऐसे असेंबली लाइन कार्स की क्या होती है, दरवाजे, जिसमें दरवाजे लगते हैं, इंजन लगता है, सीटें लगती है, वो पूरी असेंबली लाइन होती है, गाड़ी पूरी बनती है, अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल लग रहा होता है और पूरी गाड़ी तैयार हो जाती है। ओके, तो अगर साल खत्म हुआ तो कितनी सारी गाड़ियां, मिसाल के तौर पे आपकी असेंबली लाइन इतनी बड़ी है कि बैक वक्त 100 गाड़ियां उसके ऊपर मैन्युफैक्चर हो सकती है, असेंबल हो सकती है। तो 100 की 100 गाड़ियां आधी आधी पौनी मैन्युफैक्चर हुई थी, कोई थोड़ी सी पेंट हुई भी थी, किसी में दरवाजे लगना बाकी थे, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस को काउंट कर लेंगे कि कितनी वैल्यू का हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री है। इसके अलावा कितना हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, मतलब कि अनपेंटेड दरवाजे कितने, अनअसेंबल्ड शीशे कितने, बिल्कुल सारे वो रॉ मटेरियल के तौर पर रखे। और बनने के बाद गाड़ी फिनिश गुड की इन्वेंट्री कितनी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 3 तरह की इन्वेंट्रीज को देख सकती है, तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी समझ में आ गया। इसी तरीके से फिनिश गुड्स की बात करें तो एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसकी फिनिश गुड इन्वेंट्री क्या होगी, बने बनाए क्लोथ्स, लेकिन इसकी वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगी, आधे मतलब पूरे तौर पे ना सिले हुए, या सिल गए लेकिन उनको कलर नहीं किया, ड्राई मतलब वॉशिंग कहलाता है, कलर वॉश नहीं किया उनको, अलग अलग कलर्स के अंदर हमने उनको जो है ना ड्राई नहीं किया, वॉश नहीं किया, तो वो आधे बने हुए जो है वर्क इन प्रोग्रेस की उसकी इन्वेंट्री होता है। और उसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रॉ मटेरियल क्या होता, कच्चा कपड़ा, वो जो फैब्रिक रोल्स की सूरत में होता है, वो सारा जितना भी स्टोर्स में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होता है। तो मैंने तीनों मिसालों को तीनों तौर पे समझा दिया, हर मिसाल की मैंने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड समझा दिया बहरहाल। तो इन्वेंट्रीज को जहां आप समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट करनी होती है। क्यों? क्योंकि आपको इनकम स्टेटमेंट में एक फिगर लेके जाना होता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का फिगर। वो पहले मैं दिखा देता हूं क्या है वो। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ये इनकम स्टेटमेंट है। इसके अंदर आप देखो ओपनिंग सेल्स रेवेन्यू वहीं का वहीं है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करनी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ लिख दिया फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके अंदर ऐड परचेजेस नहीं किया, बल्कि क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक जो फाइनल फिगर निकला है ना, वो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की वर्किंग के बाद निकलेगा, सही है। वो भी मैं दिखा देता हूं, सस्पेंस के चक्कर नहीं है तो समझने के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका पूरा, थोड़ा बहुत इनकम स्टेटमेंट जैसा ही लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये सारी वर्किंग करके, ये सारी वर्किंग अभी मैं आपको बताऊंगा, होते 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 क्या फिगर निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां चला गया, इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिनिश गुड्स के अंदर है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में हुआ, और लेस की फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकला, फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है लेकिन नाम कुछ दूसरा है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। दोबारा पीछे आ जाते हैं, ये तो खाली इमेजिनेशन के लिए मैंने आपको दिखा था। तो आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट करना होता है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर,
और उसे कैलकुलेट क्यों करना होता है? ताकि हम पूरे साल कितने फिनिश गुड्स हमारे बन गए उसकी कॉस्ट को निकाल सके और इनकम स्टेटमेंट में लेके जा सके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे हम बाद में, ये खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें कैलकुलेट करनी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जरिए। अच्छा, मजीद आके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को थियोरेटिकली कवर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होता क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारे पास जो मटेरियल हमने खरीद के प्रोडक्ट्स के अंदर लगाया वो मटेरियल की तमाम कॉस्ट आ जाती है, साथ में जो लेबर लगी उस मटेरियल के ऊपर ताकि प्रोडक्ट बना वो लेबर की तमाम आ जाती है। इसके अलावा कोई प्रोडक्शन टेक्निक्स लगी जिसके बदले आप रॉयल्टीज पे कर रहे हो वो, इसके अलावा फैक्ट्री के दूसरे खर्चे। तो फैक्ट्री के अंदर जो जो पूरा सारी एक्टिविटी हुई है ना वो तमाम इखराजात मिलके क्या कहलाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो रही है यहां तक? अच्छा, अब मैं कहता हूं एक लाइन से समझना चाहते हैं, फैक्ट्री के अंदर तमाम इतने अखराजात हुए पूरे साल, ठीक है, ये तमाम अखराजात में से भी हम ब्रेक करेंगे कि इतने अखराजात जो है वो डायरेक्ट है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एट्रीब्यूटेबल है, और बाकी इतने अखराजात जो हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, और बाकी तीसरी चीज जो ये है, ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये क्या है ये बाद में बताऊंगा। बहरहाल तो फैक्ट्री के अगर टोटल अखराजात पूरे साल के मिसाल के तौर पे 3.2 मिलियन डॉलर्स थे, लेकिन इसको मैं 30 कॉमा लेके 3200 कर रहा हूं, तो उसमें से जो ब्लू लाइन है ये डायरेक्ट अखराजात हैं। डायरेक्ट अखराजात जो हैं जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट, ठीक ना। ये क्या क्या होते हैं कि मटेरियल कितना लगा उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कहलाया, एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने जो मटेरियल लग रहा है सारा वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाया। इस प्रोडक्ट को फुटबॉल की मिसाल अगर मैं ले रहा हूं तो फुटबॉल बनाने के लिए जो उसके ऊपर का फैब्रिक लगा, उसके अंदर ट्यूब डली, उसके अंदर एक पिन डली हवा को भरने और वापसी में रोकने के लिए, सही है, और उस फुटबॉल को एक अच्छे से बॉक्स के अंदर पैक कर रहे हो आप, तो वो बॉक्स के चार्जेस भी, ये सब कुछ डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर? डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि उस फुटबॉल को बना रही है, सही है। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल भी उस फुटबॉल के ऊपर ही लगने वाली चीज है, लेकिन क्या मटेरियल भी नहीं और वो लेबर भी नहीं। लेबर और मटेरियल के अलावा भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उस फुटबॉल के ऊपर, हर फुटबॉल बनाने की वजह से मेरे ऊपर जो सर पे कॉस्ट आ रही है, तो क्या उसकी मिसाल मैंने दी? रॉयल्टी। कि कोई आप फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल नहीं तो चलो दवाई का कर लो, आपकी कंपनी दवाइयां मैन्युफैक्चर करती है, तो वो दवाई बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिसका वो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, ठीक है ना। कि हर पैक मैं बनाऊंगा मैं हर पैकेट ऑफ पैरासिटामोल बनाने के एवज आपके जो पैरासिटामोल बनाने का फॉर्मूला है उसकी आपको रॉयल्टी दूंगा। या अगर कोई मिसाल कोई बेवरेजेस की ले लो, कि मिसाल के तौर पे मैं पाकोला अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अब पाकोला कंपनी से मैंने राइट्स ले लिए मैं भी पाकोला मैन्युफैक्चर करूंगा। पाकोला कंपनी ने कहा ठीक है यार, हम फ्रेंचाइजिंग करते हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि सब अपने अपने तय अपने अपने पैमाने पे अपनी हमारी फैक्ट्रीज खोलते हैं, हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर यूनिट ऑफ पाकोला आप मैन्युफैक्चर करोगे उसके बदले हमें इतनी रॉयल्टी दोगे, ठीक है ना। तो ये रॉयल्टी भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि पर प्रोडक्ट बन रही है तो उसके ऊपर लगी रही है ना। जैसे हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर को चार्ज दे रहा है, हर प्रोडक्ट को बनाने के मटेरियल लग रहा है, तो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉयल्टी भी लग रही है, ठीक है। तो ये रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारी डायरेक्ट हमारी कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये $3200 जो है ना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था, याद रखना। ये कंपनी की टोटल कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट तो इससे भी ज्यादा होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। मतलब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पूरे साल की कॉस्ट ये है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग से क्यों ट्रीट करें? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो एक तरह से वो पूरी मशीनरी है, वो पूरा इदारा है कि जहां से प्रोड्यूस होके निकलते हैं गुड्स, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से थोड़ी बनते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट करना हमें इस बात को समझने में आसानी देगा कि हमारी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना खर्चा होता है, और गुड्स को सेल करने और सेल होने के बाद उसकी अकाउंटिंग करने और लोगों को हायरिंग फायरिंग करने जो दीगर दूसरे खर्चे हैं वो कितने होते हैं। अलग अलग करना जरूरी है एक बिजनेस को अकाउंटिंग के तौर की नजर से देखा जाता है। तो ये तीन तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी हो गई, ठीक है ना, इस $3200,000 में 30 कॉमन है। इसके अलावा हमारी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी यूज हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के अंदर जो नॉन प्रोड्यूसिंग स्टाफ है जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है लेकिन सुपरवाइजर के तौर पे, ठीक है ना,
जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। क्या कहते हैं? जो इनडायरेक्ट लेबर है मतलब कौन सी? जो खुद नहीं बना रही फुटबॉल लेकिन वो शीट लेके खड़ी हुई है कि आपकी कितनी बन गई फुटबॉल आज की तारीख में, आपकी कितनी बन गई, आपकी कितनी बन गई, आपकी, तो उनको मैनेज कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स कह लो, सही है। और वो तमाम लेबर जो कि सफाई कर दिया फैक्ट्री के अंदर, वो सारी शामिल है इनडायरेक्ट लेबर। ये खुद हैंड्स ऑन नहीं है ना, डायरेक्ट लेबर तो यहाँ पर आ गई ना। ये इनडायरेक्ट लेबर कौन सी? जो कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी में हैंड्स ऑन नहीं है। तो वो इसके अलावा फैक्ट्री का जो हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री की यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस जितने भी फैक्ट्री का है, फैक्ट्री का रेंट अगर आप अलग से देते हो तो फैक्ट्री का रेंट, ये सारी चीजें आपकी क्या बनी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट? फैक्ट्री की। क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर मैं थोड़ा सा तोड़ने लगूं ना, तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट वो है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर एट्रीब्यूटेबल है, एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट। और इनडायरेक्ट क्या है? जो कि एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता प्रोडक्ट के ऊपर, इसी इनडायरेक्ट तरीके से लेके आते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट को भी हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट तो होता है फैक्ट्री में ना, डायरेक्ट तो फैक्ट्री में होता है क्योंकि लेबर मटेरियल ये सारी चीजें तो फैक्ट्री में ही होती है ना। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? रेंट। रेंट जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर लग के थोड़ी जा रहा है, लेकिन रेंट दे रहे तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन हो रही है। बिजली का बिल दे रहे हैं तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन हो रही है, सही, तो सपोर्ट तो कर रहा है ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हमने दो हिस्सों में तोड़ा, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको दो अलग अलग नजर से देखेंगे, सही। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम भी यही साथ लिख दूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम है दूसरा ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकता हूं, सही है। और नॉन फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कोई एक्सपेंसेस हो गए, या सेल्स डिपार्टमेंट के कोई एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स ना हो, फैक्ट्री के अलावा किसी हेड ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स हो, हमें यहाँ अज्यूम ये करना पड़ेगा फैक्ट्री कहीं और, हेड ऑफिस कहीं और है, तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गए, तो ये सारे जो है हमारे, वो सारी चीजें फैक्ट्री के ओवरहेड्स कहलाते हैं। इनफैक्ट फैक्ट्री के अंदर भी तो फर्नीचर होता है, फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट भी होता है, तो फैक्ट्री के अंदर भी चीजों की डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन वो फैक्ट्री की चीजों की डेप्रिसिएशन क्या कहलाएगी? फैक्ट्री की चीजों की डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएगी। और फैक्ट्री के अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट्स की कोई भी डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटर होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इतना सारा मतलब वो फोटोकॉपियर मशीनरी और ये इक्विपमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कितने सारा फर्नीचर होता है, ये सारी चीजें भी तो डेप्रिशिएट होंगी, वो कहाँ जाएंगी? नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स में। क्लियर? तो अब तक हमें मजीद डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो तो ये है, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं हमारे बिजनेस के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर टोटल कॉस्ट ये है। इस टोटल कॉस्ट में से दो तीन टुकड़े करते हैं, इतना हिस्सा फैक्ट्री की कॉस्ट है, ठीक है ना, और बाकी दूसरे कलर से कर लेता हूं, बाकी जो है इतना हिस्सा वो दीगर दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। दूसरे डिपार्टमेंट कौन कौन बताया मैंने? एचआर डिपार्टमेंट हो गया, या ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर रहते हुए मैं तोड़ रहा हूं, फैक्ट्री के अंदर रहते हुए जो फैक्ट्री की कॉस्ट है उसमें से लेट्स सपोज इतना हिस्सा, जितना भी कर लो, चलो इतना कर लेता हूं, ठीक है ना, इतना हिस्सा क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। और फैक्ट्री के अंदर रहते हुए बाकी इतना हिस्सा जो है कितना है? फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहोगे बल्कि फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम क्या ले सकता हूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, सही है ना। अब आप ये चेक करो, यहां से लेकर यहां तक ये सब क्या है? ये सारे ओवरहेड्स हैं। सारे क्या है? ये सारे क्या है? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दो तो बाकी सारे ओवरहेड्स हैं, लेकिन ओवरहेड्स में से भी हमने तोड़ दिया, क्या क्या तोड़ दिया? फैक्ट्री के ओवरहेड्स अलग करिए और नॉन फैक्ट्री ओवरहेड। नॉन फैक्ट्री के तो होते ही ओवरहेड्स हैं, जो फैक्ट्री नहीं है वो उसके तो तमाम खर्चे ओवरहेड्स ही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट, भाई डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो फुटबॉल बनाए उसके ऊपर जो लगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कहां फुटबॉल बना ली? वो तो फैक्ट्री के अंदर बनी थी, तो डायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक से फैक्ट्री के अंदर होता है, सही है ना। तो फैक्ट्री के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या, सारे सारे के सारे ओवरहेड्स हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे, ठीक है ना भाई। तो अभी हम फैक्ट्री को तोड़ रहे थे, फैक्ट्री के अंदर हमने डायरेक्ट व्हाइट कलर से रखा और इनडायरेक्ट येलो कलर से रखा। क्लियर हो रही है? अब इस, अगर मैं इस स्टेज पे आपसे सवाल करूं कि इस डायरेक्ट के अंदर क्या क्या शामिल है, तो क्या बताओगे? कि अगर मैं कह रहा हूं ये डायरेक्ट है,
तो क्या क्या शामिल है इसमें? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है ना? आप वजह समझ जाओगे इस बात को मैं इतना ज्यादा बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं इवेंचुअली। अभी आप हेडिंग्स पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? वो रॉ मटेरियल जो कि नेसेसरी है किसी फिनिश गुड को बनाने के लिए। मटेरियल सबसे पहले तो चाहिए, राइट? अच्छा, फॉर एग्जांपल आटा चाहिए एक बेकर को, लकड़ी चाहिए एक फर्नीचर मेकर को, स्टील चाहिए एक कार मैन्युफैक्चरर को। क्लियर? डायरेक्ट लेबर क्या है? वो इंप्लॉइज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हैंड्स ऑन है प्रोडक्शन में, राइट? जिसमें बेकर हो गया। अच्छा, बेकरी का सेल्समैन जो है, क्या वो डायरेक्ट लेबर होगा? बेकरी के काउंटर पे जो बैठ के बेच रहा है बेकरी के प्रोडक्ट्स, वो डायरेक्ट लेबर थोड़ी है। बेकरी की डायरेक्ट लेबर कौन है? जो भट्टी में लगी हुई बेक कर रही है, बेकिंग ओवन के अंदर लगी हुई है, जो सही है, जो आटा गूंद रही है, वो सारी डायरेक्ट लेबर है। क्लियर है? कारपेंटर क्या है? डायरेक्ट लेबर है। बनी बनाई कुर्सी को जो है ना शोकेस में रख के मार्केटर जो है वो मार्केटिंग कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर नहीं, वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट लेबर कौन है? वो कारपेंटर जो कुर्सी बना रहा है। सही है? अगर खुद लेबर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है तो लेबर हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अगर लेबर नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक मशीन है जिससे मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो कैपिटल इंटेंसिव भी तो हो सकता है ना बिजनेस, मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट लेबर कर रहा है। तो मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? लेबर। तो वो लेबर भी डायरेक्ट लेबर ही कहलाएगा जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है। जब टूल्स को यूज करते हुए बना रहे हो तो डायरेक्ट लेबर कह सकते हो, तो मशीन के जरिए बनाने वाला बंदा भी डायरेक्ट लेबर ही कहलाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसाल मैंने दे दी, जहां पर लिखी हुई है रॉयल्टीज फॉर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। किसी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से पर यूनिट मैन्युफैक्चर के ऊपर अगर उसको पे कर रहे हो ना, तो फिर ये वाली रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाई। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आपने का हुकूक ले लिया कि मैं पूरे साल उस टेक्नोलॉजी को आपकी इस्तेमाल करूंगा, चाहे उससे जितने यूनिट्स बनाओ, उस केस में ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप चाहे जितने यूनिट्स बनाओगे, मतलब है अगर ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तब वो बढ़ नहीं जाएगा खर्चा, और एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो वो कम नहीं हो जाएगा, तब भी देना पड़ेगा। तो खास तौर पे डायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट है ना, उनका एक बहुत बड़ा फीचर क्या होता है पता है? वो वेरिएबल विद द प्रोडक्शन लेवल होती है। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर इनकर हो रही है। सही? जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ थोड़ा सा फीचर क्या है कि वो प्रोडक्शन लेवल के साथ बढ़ती नहीं है, फिक्स रहती है, या तो अगर बढ़ती भी है ना तो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल के साथ नहीं बढ़ती। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की बिजली है तो वो वेरिएबल होती है ना, फैक्ट्री की बिजली वेरिएबल होती है, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा बिल तो आएगा, लेकिन एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते कि हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फुटबॉल बनाने से बिल में कितना इजाफा हो। इनडायरेक्टली बता सकते हो कि पिछले महीने इतनी फुटबॉल बनी थी, इतना बिल था, इस महीने इतनी फुटबॉल बनी तो इतना बिल है, तो डिफरेंस जो भी बिल के अंदर आया वो डिफरेंस ऑफ फुटबॉलों से डिवाइड कर दो तो पर फुटबॉल ये बड़ा ही इनडायरेक्ट कैलकुलेशन कहलाएगी। क्लियर हो रही? 12। फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। मैं अगर यहां पूछूं फैक्ट्री ओवरहेड यहां कौन से वाले? येलो वाले। रेड कलर जिसने बोला ना, पहले तो कह लो ए, ये वाला तो किसी ने नहीं बोला होगा क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट है पूरे साल की, और इस टोटल कॉस्ट को रिकवर करना है एक बिजनेस ने, तो यकीनन उस बिजनेस ने जो भी सेल्स रेवेन्यू बनाना है इससे ज्यादा ही बनाना होगा। जब इससे ज्यादा सेल्स रेवेन्यू बनाएगा बिजनेस, तब जाके इतना पीस उसके पास प्रॉफिट के तौर पे बचना है, जो उसके नेट प्रॉफिट कहलाएगा, शेयर होल्डर्स तक जाना है। भारत तो टोटल कॉस्ट है ये पहला वाला रेड। ये रेड जो है ये फैक्ट्री की कॉस्ट है, फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट है ये भी। इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट व्हाइट वाली है, जिसका मैंने दूसरा नाम दिया था प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं आप उसको। व्हाइट कलर वाली प्राइम कॉस्ट है, और ये वाली क्या है? येलो वाली फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं उसको मैं, ठीक है ना। और ब्लू को अगर मैं एज इट इज नीचे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहां अलग से बताता हूं। ये क्या है हमारे? कौन से ओवरहेड्स है? नॉन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है उसके ओवरहेड्स है ना, नॉन फैक्ट्री। और इस स्टेज पे कोई ये सवाल मत करना उधर भाई, नॉन फैक्ट्री के डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है वो तो वैसे ही ओवरहेड होना है पूरा। इनफैक्ट खुद फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें इनडायरेक्ट है, तो वो चीज जो खुद फैक्ट्री का हिस्सा ही नहीं है वो कहां से डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर सकता है भाई? क्लियर है? तो डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के अंदर आपको नजर आएंगी। यहां पर आपको डिस्टिंक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट का, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज ओवरहेड्स। डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट कॉस्ट की? दे आर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट कैन बी डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन। टाई मतलब बांधना, रिलेट करना।
ये वो कॉस्ट होती है जो आप अपनी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि ये देखो मैंने अगर 10 यूनिट बनाया तो 10 यूनिट में 10 यूनिट का मटेरियल लगा, 10 यूनिट की लेबर लगी, 10 यूनिट के रॉयल्टीज पे की बनाने की, ये डायरेक्टली टाई हो सकती है ना। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? दे आर एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट बट दे आर इन्वॉल्व विद द ऑपरेटिंग ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी को चलाने के लिए फिर भी जरूरी है ये खर्चे। These overheads cost are the ones left over after direct cost have been computed. Direct cost के अलावा जितनी भी है वो सारी क्या है? ओवरहेड्स हैं। अब ओवरहेड्स को फिर आप डिवाइड करते रहो कि उसमें से फैक्ट्री के कितने और नॉन फैक्ट्री कितने। नेचर क्या है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट की? डायरेक्ट कॉस्ट की नेचर होती है फ्लक्चुएटिंग, वेरिएबल होती है। वेरिएबल होती है कि जितना हाई प्रोडक्शन लेवल होगा उतनी ज्यादा उसकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है, जैसे रेंट, जितना चाहे मैन्युफैक्चर कर लो रेंट तो उतना ही देना है, जितना चाहे मैन्युफैक्चर कर लो आपके सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तो उतनी ही देनी है आपने, सही है। लेकिन वेरिएबल भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है ना मैन्युफैक्चर जितना चाहे कर लो का मतलब यह है कि अगर एक और फैक्ट्री ऐड कर दी, मैन्युफैक्चर करते करते इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी कि एक और फैक्ट्री ऐड करी, तो एक और फैक्ट्री ऐड करोगे तो गार्ड्स भी ऐड होंगे, तो थोड़ा बहुत तो वेरी करेगी। इसी तरीके से बिजली का बिल है। बिजली का बिल जितनी ज्यादा, अगर फैक्ट्री रोज 6 घंटे 8 घंटे मैन्युफैक्चर कर रही थी तो उसका बिल लेट्स सपोज पूरे महीने का $10,000 आया। अब वही फैक्ट्री अगर 12 घंटे रोज ऑपरेट करेगी तो उसका $10,000 से तो ऊपर होगा ना। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली इस तरह का बिल हो, जरूरी नहीं है ऐसा बिल हो कि $10,000 अगर रोज 8 घंटे मैन्युफैक्चर कर रही है तो $10,000 डिवाइड बाय 8 और फिर मल्टीप्लाइड बाय रोज 12 घंटे अगर हो तो $15,000 बिल आना चाहिए। हो सकता है 14 है, हो सकता है 12 है, सही ना, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है कि एकदम एकदम प्रोडक्शन लेवल के साथ ही एट्रीब्यूट हो एग्जैक्ट बिल से। और हो सकता है ज्यादा, कुछ ज्यादा ही आ जाए, 25,000 आ जाए क्योंकि आपने स्पेसिफिक यूनिट्स क्रॉस कर दिए। होता है ना बिजली के भी इतने यूनिट्स का स्लैब क्रॉस कर दिया तो अब आपको और बिल पे करना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल ये यूटिलिटीज एक्सपेंस वगैरह वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसके वेरी होने की वजह से आप गलती से उसको डायरेक्ट कॉस्ट मत बना देना। इसी तरीके से कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं जो देखने में बड़े डायरेक्ट लगते हैं, जिसमें कंफ्यूज होना चाहिए आप। वो क्या है? जैसे कि ग्लू। अब ग्लू का आप कहोगे ग्लू तो जरूरी चेयर पे लग के जा रहा है, तो ग्लू क्या हमारा डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा? भाई टेक्निकल डेप्थ में जाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन आप सोचो कि ग्लू का इतना बड़ा डब्बा लिया है, किसी चेयर में ज्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, कोई लकड़ी का हिस्सा ऐसा आ गया है जो थोड़ा खोखला है तो ग्लू से भरना भी पड़ रहा है, सही है। तो हम एग्जैक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लकड़ी तो कर सकते हैं एट्रीब्यूट कि एक एक फुट के 4 पाए लग गए कुर्सी में, वो तो एट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन ग्लू कितना लगा उसके ग्राम्स थोड़ी तोलने लग जाओगे आप, और उसको तोलने में जितना टाइम लगेगा उतना फायदा नहीं है ऐसी अकाउंटिंग का। अकाउंटेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो करने होते हैं ना कि भाई इतनी डीप जाके अकाउंटिंग मत करो कि आपके पास बहुत ही इमटेरियल चीजों के लिए भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी तो एक चीज है ना कि जो मटेरियल चीज है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। ये नहीं कि आप इमटेरियल चीजों में लग गए और इतना टाइम बहा दिया कि उतने टाइम पे 10 चेयर और बन जाती, तो फजूल है, सही है ना। आप इसको इनडायरेक्ट ट्रीट कर लो जब आप उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। वरना अगर ग्लू को एट्रीब्यूट करने लगे तो अगला सवाल आएगा इस तरह तो बिजली के यूनिट्स भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? ऐसे के सारी बत्तियां सारे पंखे बंद कर दो और सिर्फ इस मशीन को चालू रखो और एक बंदा जो है ना नोट करना शुरू हो जाए बिजली का मीटर कि ना इस फुटबॉल को बनाने के अंदर कितना मीटर चला, हाँ तो इतना यूनिट जो है ना बिजली का एट्रीब्यूट, इस तरह करने लग गए तो भाई फिर तो हर चीज ही एट्रीब्यूट हो सकती है, सही है। ऐसा नहीं कर सकते हम, उसको इनडायरेक्ट रखो। बहरहाल तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो कहने को आपको प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं लेकिन दे आर सो इमटेरियल। कीले गिन रहे हो यार अब आप, हाँ अगर वो कोई जबरदस्त लेवल की कोई, फॉर एग्जाम्पल दांतों में लगने वाले स्क्रू है, सही ना, जो कि डेंटल जो भी डेंटिस्ट है उसके पास एक बाकायदा मटेरियल होता है, इम्प्लांट्स करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, तो उसमें एक स्क्रू लगता है, उस स्क्रू को बाकायदा गिनोगे, एक एक्सपेंसिव स्क्रू है बहुत। लेकिन जो कुर्सियों में कीले लग रही है उसको नहीं गिनोगे आप, वो इनडायरेक्ट मुट्ठी भर के आ जाती है कीले, 10 टेढ़ी हो जाती हैं, 100 लगती हैं। बहरहाल एग्जांपल्स यहां पर दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट कॉस्ट की कुछ मिसालें, डायरेक्ट मटेरियल, इसी तरीके से वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे ना, यू विल रीड इट एंड यू विल नो इट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है ये पढ़ोगे आप, पूरा लेक्चर लेने के बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो फर्क है। अब इस फ्लो चार्ट को थोड़ी देर के लिए गौर करो। आपकी इनकम स्टेटमेंट है,
उस इनकम स्टेटमेंट की कॉस्ट की बात करें, खर्च अखराजात की बात करें, तो एक हिस्सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, एक हिस्सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कहता है कि ये हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। इसको भी आप समझोगे, इसको रोक दिया। चलो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है एक आम बिजनेस के अंदर, उसमें ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है और परचेजेस होते हैं, राइट। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर वो ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और परचेजेस की जगह हमें क्या नजर आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वहां कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसको दिखाने के बाद फिर मैं ये 3 डब्बे दिखाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे फाइनली अब आ जाते हैं। यह है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हमारी मिसाल। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अगर आप गौर करो तो यहां से यहां तक का हिस्सा जो है वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट का है। मैं भी पूरा नहीं समझा रहा, खाली मैं उस फ्लो चार्ट को समझाने के लिए। यहां से यहां तक का ये पूरा हिस्सा किसका है? डायरेक्ट कॉस्ट का है, ठीक है ना। जिसके अंदर अगर मैं गौर करूं, जब हम इसको पूरा समझाने, मतलब एक स्टेज के बाद पूरा भी समझाने बैठूंगा, तो ये हिस्सा डायरेक्ट मटेरियल का है जिसका टोटल यहां पर आ रहा है, फिर डायरेक्ट लेबर है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मिलके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलके क्या कहलाए? प्राइम कॉस्ट। टोटल इतनी बनी, ठीक है। उसके बाद वाला जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक का, क्या है ये? यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो मेरा है ओवरहेड्स का, ठीक है ना। किसके ओवरहेड्स? फैक्ट्री के ओवरहेड्स। किसके? तो अगर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जा रहे हैं तो नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स कहां जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसकी हेडिंग क्या है रखी है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। समझ आ रही बात? इसी वजह से अगर हम उस फ्लो चार्ट के अंदर देखें तो हमने इनकम स्टेटमेंट को बोला, जो इनकम स्टेटमेंट है, कि इनकम स्टेटमेंट में एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और दूसरा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का नाम देते हैं, राइट। सही ना। तो ये इनकम स्टेटमेंट नीचे बनी हुई है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में बाद में पहुंचेंगे अगेन। पहले हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कैलकुलेट करने दो, सही। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहां कैलकुलेट करने वही हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की स्टार्टिंग भी वैसे ही करना, कंपनी का बिजनेस का नाम लिखना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हेडिंग डालना फॉर द पीरियड एंडेड, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। और क्या आ गया? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। OHD लिखता हूं मैं ओवरहेड्स को अक्सर, OHD, ये शॉर्ट फॉर्म अच्छी लगती है। और उसके अलावा तीसरा जो छोटा सा एरिया है ना, वो है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस की वर्किंग। इसको मैं डिफाइन बाद में करूंगा, बस ध्यान में रखो वर्क इन प्रोग्रेस। तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को इन तीनों के जरिए हमारी कैलकुलेट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये पूरा हमारा क्या बन गया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको मैं बना के पूरा दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस फ्लो चार्ट के हद तक समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके 3 एंगल्स हैं। प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, या इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकते हो, और तीसरी चीज वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। क्लियर है? प्राइम कॉस्ट को 3 हिस्सों में तोड़ा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? और तोड़ना है तो डायरेक्ट मटेरियल, जो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल है वो 3 हिस्सों में टूटता है। ये डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? रॉ मटेरियल है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरियज इनवर्ड्स of raw material less closing stock of raw material। इस पूरी वर्किंग की बिना पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल निकलता है, सही है। जब ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर इतना बड़ा डब्बा बना हुआ है, क्लियर हो रही है? अगर आप देखें प्राइम कॉस्ट तो इतनी सी होनी चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन उस डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए पूरी एक वर्किंग हो रही है। ये है वो वर्किंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, एड परचेजेस, एड कैरियज इनवर्ड्स, सही ना। लेस परचेजेस रिटर्न भी हो सकती है, जो परचेज किया उसका अंदर कोई वापस भी किया होगा रॉ मटेरियल, तो लेस परचेज रिटर्न भी होता। वही जो इनकम स्टेटमेंट में होता था वो यहां हो रहा है। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारे पास क्या निकला? डायरेक्ट मटेरियल निकला।
डायरेक्ट मटेरियल में ऐड किया हमने डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या निकल आई इससे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने क्या किया ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, सो फार हमें ये समझ में आ चुका है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे इनकम मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो ताल्लुक है वो इन तीन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करके और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को अकाउंट फॉर करते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करता है, और उसका ताल्लुक कहाँ तक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अफेक्ट करता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सही। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और दो क्या चीजें होती है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इस तरह से जब जो कल तक इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस आता था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, उस परचेजेस को हमने उठा के कहाँ फेंक दिया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की को परचेजेस कह दिया हमने कि जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो खरीद तो रॉ मटेरियल ही रहा है ना, तो जब रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर उसको परचेज शुमार किया। ठीक है, तो इस तरह से करते 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 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक एंड अप हुआ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद फिर इनकम स्टेटमेंट वैसे ही जैसे बनती है, ये आपके सामने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुई, वही ओपनिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम कैलकुलेट करके लेके आए, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुई ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद बस अदर एक्सपेंस। लेकिन ये अदर एक्सपेंसेस कौन से वाले, फैक्ट्री के अलावा वाले, ठीक है। फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स थे, फैक्ट्री की जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट थी वो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ही डिडक्ट करनी है। ठीक है, वही हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जब डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ डालने की कोई भी जरूरत नहीं है उसको। तो फैक्ट्री के अलावा वाले जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तमाम चीज़ें, उनके तमाम एक्सपेंसेस जिनकी कुछ मिसालें यहाँ मौजूद है वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट होती है तो ये नेट प्रॉफिट नहीं कहलाता, फिर ये कहलाता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते थे। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता, फिर जो प्रॉफिट आता वो कहलाता प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस होता। लेकिन अब वो बात हम ऑलरेडी कंपनी में सीख चुके हैं ना, तो उस बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहे, एज इफ सोचते कुछ इंटरेस्ट नहीं है और टैक्स भी कुछ नहीं है, अब ये समझो। ठीक है, तो बस ये इस तरह चल रहा है। एक और इस पॉइंट में बात बता दूं कि बल्कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपरेशन के अंदर बताऊंगा, अभी तक प्रिपरेशन बाकायदा नहीं बताई, अभी खाली हाईलाइट्स दे रहा हूँ कब से मैं, सही, ताकि प्रिपरेशन एक ही दफा में समझ आ जाए। अच्छा, कुछ फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कहाँ कैलकुलेट होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, जो आखिरी टोटल है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल दो, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स बोल दो, कि इस पूरे साल जो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने में कि क्या लागत आई, क्या कॉस्ट आई, ये पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट निकालता है। तो दैट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मेनली। लेकिन यहाँ अज्यूम ये हो रहा है कि कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वरना अगर वर्क इन प्रोग्रेस भी होता तो प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उस बात को भी मैं इसी पॉइंट में समझा देता हूँ ताकि मैं आगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर और बेहतर तरीके से उस बात को कर सकूँ। पहले तो प्राइम कॉस्ट देख लो, क्या है पता है ना, क्या है, द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स। ठीक है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये हमारे क्या होते हैं, ये वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट करती हैं, सही है। और प्राइम कॉस्ट तो बता दिया, प्राइम कॉस्ट को ऊपर जुमले के तौर पे भी लिख दिया और नीचे फॉर्मूले के तौर पे भी लिख दिया, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और फिर डायरेक्ट मटेरियल को बता रहे क्या है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल भी मैंने दिखा था ना, सिंगल लाइन आइटम नहीं है, ये सिंगल लाइन आइटम नहीं था, इसको भी ऊपर से कैलकुलेट करके आ रहे थे, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, और ऑफ कोर्स परचेज के साथ ऐड कैरेज इन, और अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो भी लेस करते हैं आप, और फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल लेस की, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया कि इस साल हमने कितना यूज किया, क्योंकि जो बच गया इस साल के आखिर में उसको हटा दो, बाकी सारा यूज कर लिया हमने। तो ये डायरेक्ट मटेरियल इस साल इतना यूज हुआ है, कितनी कॉस्ट का, $8,20,000 का, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, सही। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, यूनिट डायरेक्ट मटेरियल निकालना भी हमने सीख लिया अगर, तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनता है, प्राइम कॉस्ट निकालना सीख लिया तो प्राइम कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का शुरू वाला हिस्सा है। ठीक है, बाहर यूनिट कॉस्ट इसे कहते हैं
आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग, देखो यूनिट कॉस्ट को दो अंदाज में आप देख सकते हो। पहले तो अगर कोई कहे कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या है पूरे साल जो मैंने माल बेचा उसकी, अगर उसकी पर यूनिट कॉस्ट है तो आप उससे सवाल करो क्या कौन सी कॉस्ट, मतलब ओवरऑल पूरे बिजनेस की तमाम कॉस्ट आप बोल रहे हो, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, या उस यूनिट को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछ रहे हो। तो अगर वो कहता है ना नहीं मैं उस यूनिट को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछ रहा हूँ, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पूछ रहा है। आप सिंपल क्या कर रखोगे, ऊपर क्या रखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और नीचे क्या रखोगे कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए पूरे साल, पूरे साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर रखी, उसको डिवाइड कर दिया यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गया, पर यूनिट कॉस्ट आ गया। ठीक है ना, जो भी पर यूनिट कॉस्ट आई है आपकी, मिसाल के तौर पे $200, मिसाल के तौर पे, तो आपने कहा कि यार मेरी मिसाल के तौर पे अगर ये यूनिट कॉस्ट है और मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चाहता हूँ, मार्जिन मार्कअप क्या लेता हूँ, चलो मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप चाहता हूँ 20%, तो 20% मुझे मार्कअप चाहिए, और मार्कअप के केस में कॉस्ट 100% होती है, तो सेलिंग प्राइस 120% होनी चाहिए। और कॉस्ट, अच्छा ये जो पी है ना, ये पी नहीं है, जीपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप मुझे 20% चाहिए। ठीक है, कॉस्ट मेरी 100% है, सेलिंग प्राइस मेरी 120% है, मार्कअप के केस पे कॉस्ट 100% फिक्स होती है। अब आपने वैल्यूज निकाली, कॉस्ट मुझे पता है कितनी है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आ रही है ना वो उसकी वो कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कॉस्ट है, जिसको माइनस करके जीपी निकल रहा है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है तो यकीनन वो कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कॉस्ट है। ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कॉस्ट को अगर हम ये सपोज करें कोई ओपनिंग इन्वेंट्री कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, एक ही यूनिट बनाया और बेच रहे हैं, तो वो एक ही यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ, मतलब कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट बनाने की जो भी कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुई ना, क्योंकि वो एक यूनिट बना के बेचा, तो वो एक यूनिट जो है 200 का पड़ा बनाने में, और वो बेचा कितने का वो निकालना है मुझे, तो 200 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 120, तो 240, सही। और इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 40 का। ये मेरी क्या है इसकी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट हमें मदद देती है क्या निकालने के में, कॉस्ट पर यूनिट हमें मदद करती है सेलिंग प्राइस निकालने में, और फिर उस सेलिंग प्राइस पर आप माल बेचते हो तो कुछ ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हो, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से फिर अभी और भी कुछ चीजें लेस होनी, क्या है वो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वो भी लेस होने, लेकिन एक प्रोडक्ट से नहीं होंगे, तो एक प्रोडक्ट का बता रहा है, ऐसी हजारों लाखों प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, तो एक तो है पर यूनिट कॉस्ट, आपसे यूनिट कॉस्ट पूछी गई तो यूजुअली आप आंसर ये देंगे, लेकिन एक ओनर अगर ऐसा है कि टोटल बिजनेस कॉस्ट को लेता है, जो टोटल बिजनेस कॉस्ट को लेता है ना, तो फिर तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं कॉप लिख रहा हूं के अंदर पूरे साल के नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी शामिल करेगा। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, खाली बता रहा हूं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी शामिल करने वाला है, और उसको डिवाइड कर रहा है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स सेल हुए, प्रोड्यूस हो गए, एक्चुअली सेल से करेगा ये, या प्रोड्यूस ही कर लो, चलो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, चलो ठीक है ना, उसके ऊपर डिवाइड कर रहा है, तो हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट यही है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट शामिल हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड शामिल हो गए, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सारे ये रहे, सबको मिला दो तो टोटल कॉस्ट हो गई, इसको डिवाइड कर दी यूनिट्स, टोटल यूनिट प्रोडक्ट, टोटल बिजनेस की प्रोडक्शन से, तो वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, आपसे यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है, आपसे यूनिट कॉस्ट की बात करेगा तो आप ये वाली हरकत नहीं करना, आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर रखना, डिवाइड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आप डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो बेहतर यही है कि प्रोड्यूस्ड से, यूनिट्स प्रोड्यूस से ताल्लुक रखने वाली सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी जो प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाली एक्टिविटी नहीं है, अकाउंटिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये उस प्रोडक्शन का हिसाब किताब रखने वाली एक्टिविटी हो सकती है, ये माल को बेचने वाली एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उसका ताल्लुक हमारे प्रोडक्शन से नहीं। और एक और चीज, आपका वेयरहाउस जो है ना, उसका ताल्लुक बताओ किससे, प्रोडक्शन से, नॉन प्रोडक्शन से, वेयरहाउस, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, तीनों, वर्क इन प्रोग्रेस का वेयरहाउस नहीं होता, वर्क इन प्रोग्रेस तो कहां पर है, आपकी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लगा हुआ है, जहां माल बन के जा रहा है आगे, ठीक है ना, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इनका जो वेयरहाउसिंग है, स्टोर है, वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही हिस्सा होता है। आपका स्टोर कहाँ होता है,
क्योंकि माल जो बनना है उसका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, माल बनने के बाद जा रखा है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेयर हाउस है। समझ आ रही है बात? तो वो वेयर हाउस आपके क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, तो प्रोडक्शन तो वो कॉस्ट ऑफ हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बनेगा, मतलब हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में ही आएगा, मतलब हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ओवरहेड्स में आएगा। क्योंकि वेयर हाउस जो है ना प्रोडक्ट बनाने में नहीं शामिल, वो प्रोडक्ट का सिक्योर कर रहा है बस, वो अपने रॉ मटेरियल को सेफ रख रहा है और प्रोडक्ट बन के आगे तो उसको भी सिक्योर कर रहा है, दैट्स इट। वेयर हाउस का इतना काम। और इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी इन्वेंट्री आई और कितनी इन्वेंट्री इशू हुई और कितनी इन्वेंट्री बैलेंस बच गया, वो फीफो मेथड से करे या एफको मेथड से करे, वो उसका मतलब मसला। बहरहाल तो पॉइंट इज वेयर हाउस भी आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का ही क्योंकि हिस्सा है, तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वेयर हाउस के जो भी स्टोर्स का मैनेजर है उसकी सैलरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर आएगी। क्लियर है? ओ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आएगी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स तो डिपार्टमेंट के बाहर की चीज़ है। अच्छा चलो, कल से मैं बिट्स एंड पीसेस में कुछ ना कुछ बताया जा रहा हूँ, और फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले मुझे डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। अब क्योंकि मुझे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल चाहिए तो डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग करनी है मुझे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये मिला के आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड आ गया। पूरे साल कितना रॉ मटेरियल यूज किया आपने प्रोडक्शन में। इसको देख के क्यों लग रहा है ये रॉ मटेरियल यूज्ड का इसका आंसर रॉ मटेरियल यूज्ड आएगा। पूरे साल कितना रॉ मटेरियल यूज किया, इसका आंसर इसलिए आएगा क्योंकि साल के शुरू में आपके पास 50 का माल था, या 810 मिला रहा हूँ मैं, जो माल खरीदा और उसको लाने की कॉस्ट मिला रहा हूँ 810। पूरे साल के शुरू में आपके पास इतना $50,000 का माल था, और इस साल 810 का माल आपने और लिया, तो टोटल आपके पास 860 का माल था, रॉ मटेरियल था, 860,000 का रॉ मटेरियल था। तो अगर साल के आखिर में इसमें से सिर्फ 40 बच गया, तो इसका मतलब 820 की वैल्यू का आप यूज कर चुके हैं इस साल। सही है? ये वो वाले तरीके से वर्किंग की है। हालांकि इसी वर्किंग को दूसरे एंगल से देखना है तो आप स्टोर मैनेजर से जाओगे, कहोगे कि भाई अपना इशू का कॉलम दिखा दो मुझे। स्टोर मैनेजर का एक बैलेंस का कॉलम होता है, एक रिसीट्स का कॉलम होता है और एक इशू का कॉलम होता है, जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी पढ़ा था। तो बीच वाला जो कॉलम है उसका वो इशू का कॉलम है। तो उससे पूछ लोगे भाई आपने प्रोडक्शन लाइनों में कितनी कितनी वैल्यू का इशू किया, बस वो बता दो, सारी वैल्यू जितने का इशू किया ना उसने, वो सबको हम टोटल कर लेंगे अपने कैलकुलेटर में, तो हमारा रॉ मटेरियल यूज ही आएगा उसमें आंसर। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्ट लेबर, ज्यादा डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन में आपको ये बोल सकता है कि आपको तो पूरे साल की डायरेक्ट लेबर निकालनी है। हो सकता है वो पूरे साल की एक साथ ना दे, वो कहे कि भाई डायरेक्ट लेबर ने हमारा जो है ना पूरे साल मतलब रोज 8 घंटे काम करती थी डायरेक्ट लेबर हमारी, ठीक है ना। अब रोज के 8 घंटे काम करती थी और एक बंदे को आप $10 दे रहे थे, रोज के $80 ले रहा था, ठीक है ना। और 365 दिन तक एक लेबर कितने लेगा, तो ये आंसर निकल सकता है। ठीक है ना, 300 दिन तक अगर मैं लगाऊं, सिर्फ 300 दिन तक का भी लगाओ, चलो 365 ली, तो ये बनेगा $24,000 एनुअल। ठीक है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास 10 लेबर थी, ये तो एक लेबर का हिसाब लगा, ऐसे ही 10 लेबर काम कर रही थी, तो $240,000 हो गया लेबर कॉस्ट। तो 240,000 का मतलब ये डायरेक्ट लेबर, यहाँ तो 1500 दी हुई है, ज़्यादा लेबर होगी या ज़्यादा सैलरी होगी उनकी, फिर बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको यू करके कर लेगा बोल दे कैलकुलेट, या हो सकता है वो आपको यू कर लेगा बोल दे कैलकुलेट के लेबर पर यूनिट वेज रेट लेती है पीस रेट के ऊपर, एक होती है ना टाइम रेट पे लेती है आवरली, एक होती है पीस रेट पे वेजेस चार्ज करती है। तो पर यूनिट चार्ज कर रही है बनाने के, मिसाल के तौर पे $16, और पूरे साल जो है आपके एक लेबर से एक दिन में 4 बना पाती है यूनिट्स, ठीक है, एक दिन में 4 बना पाती है, तो पूरे साल बनाती है 1200 यूनिट्स, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 19,200, 19,200 की एक लेबर चार्ज कर रही है पूरे साल का। तो आप कह रहे हो इसी तरह से हमारे पास अगर 10 लेबर है तो 1,92,000 चार्ज करिए डॉलर्स, 10 लेबर टोटल। तो हो सकता है वो पीस रेट के ऊपर भी आ जाए, आवर ले नहीं तो पर यूनिट के हिसाब से वो आपको टोटल कैलकुलेट करने को कहते हैं, लेकिन आपने निकालना पूरे साल का ही है, वो निकाल के हमने डायरेक्ट लेबर भी लिख दिया,
फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको कहा कि पर यूनिट प्रोड्यूस्ड आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, जिसके प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हो आपको उसको पर यूनिट प्रोड्यूस जो है वो रॉयल्टी पे कर रहे हो, मिसाल के तौर पे $1.08, सही है ना। और पूरे साल आपने 100,000 यूनिट्स बनाए, कितने, तो 100,000 यूनिट्स की क्या हो गया, 108 का एक दो, ठीक है ना, 108 फिर मल्टीप्लाइड बाय 1000 और करना है, तो इतने 108,000 के आपकी रॉयल्टीज हो गई, तो ये आ गई। तो ये क्योंकि रॉयल्टीज को डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों रखा, अब आप सोचो प्रोडक्ट के साथ लग के तो नहीं आ रही भाई, प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट बनाने में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस देना पड़ रहा है, तो दैट इज वेरिएबल विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है आपकी प्रोडक्ट उसी हिसाब से बढ़ रही है डायरेक्ट एक्सपेंस, सही रहा। तो ये भी अपने किस में रख दिया, आपकी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा ही बनाया, मतलब डायरेक्ट के अंदर रखा, टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई। तो हमारे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो बनानी हमें, उसका पहला हिस्सा क्या था, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना, दूसरा हिस्सा क्या था, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल डाल दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल की मैंने मिसालें दी थी, क्या, वो ग्लू, वो कीले, जिसको आप एक एक यूनिट, जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल में नहीं रख सकते, कि इतना बड़ा और इतना मटेरियल नहीं है, वो कंपोनेंट्स इतने मटेरियल नहीं है कि जिसको हम एक एक यूनिट में तोल तोल के गिन गिन के लगाए, उसको बस ओवरऑल पूरे साल हमने इतने के डायरेक्ट मटेरियल लगाए, इनडायरेक्ट मटेरियल लगाए। भाई आफ्टर ऑल प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट तो यहाँ से कैलकुलेट होनी है ना, तो प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट का तो हिस्सा बन ही रहा है ना वो, बस ये है कि उसको टोटल पे रखा, कि टोटल हमने $1,00,000 के जो है ना ग्लू पेंट और ये सब मंगवाया। उसके बाद अच्छा एक मिनट यहाँ पर रुक जाओ, अब एक कंपनी है जिसका काम ही ग्लू बनाना है, तो जिस डब्बे में ग्लू भर रही है वो गिन के भरेगी कि भाई मैंने 200 ml ग्लू भरा, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल है, 200 ml डायरेक्ट मटेरियल है, वो डब्बे में भर के आ रहे हैं, वहां वो मटेरियल चीज हो गई क्योंकि काम उसका है। लेकिन जहाँ हल्का फुल्का लग रहा है ग्लू पेंट, उसको कहाँ गिनोगे। अच्छा जी, इनडायरेक्ट वेजेस, ये क्या है, ये वो फैक्ट्री का वो स्टाफ, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, या फैक्ट्री के अंदर स्टोर का अकाउंटेंट हो, या फैक्ट्री के अंदर और भी किसी किस्म के छोटे मोटे अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। एक तो अकाउंटेंट हेड ऑफिस में बैठा है जो सारी अकाउंटिंग कलेक्ट करता है, जो एचआर डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट करता है कि उनके तहत लोगों को कितनी सैलरी देनी चाहिए, जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट करता है रिकॉर्ड्स के, भाई कितने डॉलर्स खर्च हुए हैं माल में, कितने डॉलर्स का माल है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है जिनसे, तो हर डिपार्टमेंट में भी तो एक अकाउंटेंट बैठा ही होगा ना। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहता हुआ कोई अकाउंटेंट है जो वहां की अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो भी इनडायरेक्ट वेजेस का हिस्सा बन गया। तो ये सारे जितने भी डायरेक्ट लेबर से हटके जितनी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, उन सबकी तनख्वाह इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर, या इनडायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज इसको नाम देता हूं, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो फैक्ट्री का रेंट आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, बल्कि फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का रेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर दिखेगा। फैक्ट्री के नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन, जो भी फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन अंदर आएगी, ठीक है। फैक्ट्री से हटके भी डेप्रिसिएशन हो सकती है, कि अगर आपके हेड ऑफिस का इक्विपमेंट है, फोटोकॉपियर मशीन्स हैं, फर्नीचर है हेड ऑफिस के, लैपटॉप्स वगैरह, वो भी तो डेप्रिशिएट होते ही ना, तो वो आप जो है उसमें फेंकना इनकम स्टेटमेंट के नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। खैर, तो फैक्ट्री के तमाम ओवरहेड्स भी आ गए हमारे पास, ये दोनों मिला लो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जानी चाहिए, लेकिन बीच में एक वर्क इन प्रोग्रेस की भी छोटी सी वर्किंग शामिल है, इसको समझना जरा, इस वर्किंग को समझने के लिए पहले मैं बता रहा हूँ। आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि पूरे साल कितने का माल बना मेरा, कितना लग गया माल बनाने में, तो आपने प्राइम कॉस्ट डाली कितनी, 2428, 2428,000 लग गए, प्लस 770,000 आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड 770,000, सही है। इतने का माल बना, ये बात हो ही रही थी, तो क्या नहीं, जब साल शुरू हुआ ना, तब पिछले साल से कुछ वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन लाइन पे मौजूद था, वो भी बन चुका, वो भी इस बने हुए माल में शामिल हुआ है। कितने का था वो, तकरीबन 5,000 तक का था, वो भी बन गया, सही ना, उसको भी शामिल कर लो। तो फिर आपको बोला गया अगर पिछले साल का इस प्रोडक्शन के अंदर शामिल करो कि वो भी बन चुका होगा, तो उसको भी हिस्सा बनाओ इसका। तो इस साल जो वर्क इन प्रोग्रेस अभी नहीं बना उसको माइनस भी करो,
इस बात को दोबारा एक दफा समझो, अलग से करके समझाऊंगा। ये प्राइम कॉस्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। ये प्राइम कॉस्ट जो आ रहा है 2428,000, इसका मतलब पता है क्या है? 2024 का अकाउंटिंग ईयर है। 2024 में पहले दिन से आखिरी दिन तक इतने का मटेरियल नए सिरे से लगा, प्रोडक्शन लाइन में लग के बन के निकला, नया लेबर लगा, बन के निकला माल, सही है। डायरेक्ट एक्सपेंस नए सिरे से हुए, बन के निकले। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की 12 महीने की कॉस्ट इनकर हुई, ये सब इस साल का है, सही ना, नए सिरे से, एज इफ के पिछले साल कोई प्रोडक्शन ही नहीं थी। अगर पिछले साल कोई प्रोडक्शन नहीं भी होती तब भी यही आता सब। लेकिन फिर आपको बताया गया कि यार सिर्फ ये माल थोड़ी बना है, जो हमारा टोटल मतलब जितना भी माल बना है उसमें सिर्फ यही पैसा थोड़ी खर्च हुआ है। जितना माल सारा बन के निकला है उसमें से कुछ माल पिछले साल का शुरू के दिन ही बन के निकला था, उसको भी गिनो। क्योंकि हमारे पास जो फिनिश गुड्स पूरे साल के रखे थे ना, उसमें सिर्फ ये वाले काउंट नहीं हुए, वो वाले भी तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो उसको भी काउंट करो। तो फिर आपसे जैसे उसको काउंट करने लग गए ना, तो फिर एक और आपको ख्याल आया कि हाँ, ये जो सारा खर्चा हुआ है इससे सबका सब फिनिश गुड में नहीं कन्वर्ट हो गया, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत खर्चा इस माल का हिस्सा भी बना है, जो कि अभी तैयार नहीं हुआ पूरा माल। तो इस सारे खर्चे में से इतना माइनस कर दो, क्योंकि इस सारे खर्चे में से जो जो बन गया हमें सिर्फ वो आगे लेके जाना है। तो इस सारे खर्चा जो इस साल नए सिरे से हुआ है, उसमें से इतना खर्चे, इतने खर्चे तक का जो माल है वो बना नहीं है अभी। ये $3,000 तक लगा है, उस पर अभी थोड़ा और लगना है, उस पर लेबर थोड़ी सी और जो है ना, क्या कहते हैं, बिजली खर्च होगी उसको बनाने के चक्कर में, तब जाके मुकम्मल होगा। लेकिन अभी साल खत्म हो गया, अब रुक नहीं सकते, तो इतने को माइनस कर दो। क्लियर हो रही? लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के इन दोनों हिस्सों को ना, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को एक साथ रखते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को यूं एक साथ रखते हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आखिर में। तो आपके समझाने के लिए मैंने क्या, पिछले साल से इतना आया ऊपर रखा, फिर नए सिरे से इतना खर्चा हुआ माल बनाने में, और जितना खर्चा हुआ उसमें से कुछ माल बाकी रह गया बनाने में, तो पिछले साल वाला ऐड किया एज एन ओपनिंग इन्वेंटरी, और इस साल वाला जो बच गया वो एज ए क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस किया। ऐसे ही करते ना, ओपनिंग को ऐड करता है, क्लोजिंग को लेस करता है, लेकिन वो काम हमने नीचे अलग से कर दिया, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सही है। अगर इसको इनकम स्टेटमेंट या रॉ मटेरियल में जो हमने क्या उस अप्रोच से चले ना, तो पता है क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस से ही स्टार्ट होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऐड वर्कड अपॉन, नए सिरे से इस साल कितने पे वर्क किया वो ऐड किया, ठीक है ना, वो जितना भी आ रहा था, और इस साल के आखिर में जो बच गया। लेकिन इतनी सिंपल नहीं है, छोटा सा एक लाइन का प्लस नहीं है, ये बहुत बड़ी वर्किंग है। तो इस बहुत बड़ी वर्किंग के ऊपर हम भूल ही जाएंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस के रखा हुआ है और नीचे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि इन दोनों को साथ रख दो, वर्क इन प्रोग्रेस को, ओपनिंग और क्लोजिंग। सही है। तो वो ये हुआ है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स डाले, उसके बाद कॉस्ट का हिस्सा और किस चीज को बनाना है हमें, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो नेट आंसर क्या आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, ठीक है। जो वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड आ रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है ओपनिंग इन्वेंटरी कम होती, 5 होती, 5 ही है, और हो सकता है क्लोजिंग इन्वेंटरी 8 होती वर्क इन प्रोग्रेस की, समझ आ रही है। तो उस केस में ये नेगेटिव आता आंसर, और उसकी लॉजिक ये होती कि आपका जो पिछले साल का माल प्रोडक्शन लाइंस में गया है वो सिर्फ 5,000 का गया है, तो वो तो आपकी फिनिश गुड्स में की तरफ कन्वर्ट हो गया होगा। इसमें से जो इस साल नए सिरे से खर्चा हुआ तकरीबन 8,000 जो है वो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, तो इस सबको ऐड करते हुए ये माइनस कर दो 8,000 कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे ये लॉजिक होती है, ठीक है ना। बहरहाल पॉइंट ये है कि सिंपल एज अ फॉर्मूला जहन में रखना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं होती, वरना मैं इतना डिस्क्राइब ही नहीं करता इस बात को। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस का इफेक्ट दो, और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करो, उसमें से इन दो का जो नेट आ रहा है उसको ऐड कर दो। अब इन दो का नेट नेगेटिव भी आ सकता था कि 5 - 3 है तो 2 बचा, 5 - 8 होता तो -3 बचता। बहरहाल फिलहाल 2 बचा है, प्लस 2 बचा है, तो 2428 771 3 को मिला के 3.2 मिलियन क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं कहूं कि इस यूनिट कॉस्ट क्या है तो कैसे निकालोगे, आप क्या पूछोगे मुझसे, उजैर भाई यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए, इतना खर्चा हुआ है प्रोडक्शन के अंदर, तो आप ये तो बता दो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए पूरे साल। अगर मैं आपको बता दूं तो फिर आप फॉर एग्जाम्पल कहो 10,000 100,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो आप 5 जीरो काट दो, आप कहोगे $32 का एक यूनिट पड़ा बनाने में, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 यूनिट कॉस्ट
यहाँ पर कितना आ रहा है 160 क्यों? अच्छा ये कह रहा है 20,000 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए। कर क्या रहा है काम? ऑर्थोफीट, ऑर्थोपेडिक होता है ना जो हड्डियों का, और फीट पाँव, तो ये कुछ इसी तरह की प्रोडक्ट बना रहे होंगे। क्या बना रहे हैं? थेरेपी टाइप के शूज है, थेरेपेटिक शूज, ठीक है ना, जो थेरेपीज वगैरह के लिए काम आते हैं। कोई खास जिसमें सोल वगैरह ऐसे होते हैं कि पाँव को थोड़ा सा अप हील कर दे, और जिनके फ्लैट फुट होते हैं उनको आर्च मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ थेरेपेटिक शूज बना रहे हैं, 20,000 पेयर्स बना रहे हैं। 20,000 पेयर्स का मतलब ये है तो 40,000 जूते, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है ना वो 2 जूतों के मिलकर एक यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो 20,000 जूतों के जोड़ियां बना रहे, तो 3.2 मिलियन को 20,000 से डिवाइड किया तो पर जो शूज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है $160, विच इज टू मच फॉर शू। बट अगेन बहुत कोई स्पेशल शू होगा, तो इसको अगर आज के दिन पीकेआर में कन्वर्ट करना हो तो ये 48,000 रुपए तो सिर्फ कॉस्ट आ रही है, मतलब 48,000 रुपीज। बहरहाल जस्ट अ क्वेश्चन, सो वी कैन गो विद इट। हो सकता है उस शू के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की मेडिकेटेड और कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, इसलिए इतना महंगा। अच्छा जी, ऑर्थोफीट की इनकम स्टेटमेंट वही, माल बेचा 6600 का, 6.6 मिलियन का, और फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल जो आ रही थी 50 की थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल 3.2 मिलियन, जो कि मैं यहाँ से लेके आया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें सब सवाल में गिवन होगी। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कितनी बचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर सारे जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो माइनस किए, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच गया, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, 3410 डिवाइड बाय 6600। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3110 डिवाइड बाय 6600। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 3410 डिवाइडेड बाय 3190, क्योंकि मार्कअप की बेस होती है कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप अगर पूछे तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछे तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा आसान है कि अगर मैं जो बताता हूँ आपको टेबल बना दूं तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप एक काम करो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मार्कअप है तो इसको 100% रख दो, और ग्रॉस प्रॉफिट आप कितना रख रहे हो, अगर वो पहले से बता दे ग्रॉस प्रॉफिट 40% रखते हो सपोज, तो इसका मतलब सेल्स आपकी 140% होगी। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज पता है तो उससे बाकी दो निकल सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद आपने सवाल हैंडल करना है शीशम क्राफ्ट्स का। इसमें कुछ चीजें देख लो, ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अब इसमें आपने खुद सोचना है सैलरी किसकी है, सैलरी क्या है, कौन सा ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स में शामिल है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग के। कांट से नीचे लिखा हुआ है सैलरी बिटवीन फैक्ट्री और नॉन फैक्ट्री जो है डिवाइड हो रही है 3:2 के रेशियो में। डेप्रिसिएशन मशीनरी किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड है या नॉन फैक्ट्री का ओवरहेड है। मशीनरी कहां होती है, ऑफिस में। वो मशीनरी नहीं होती, वो इक्विपमेंट होता है। मशीनरी इज बिग, प्लांट एंड मशीनरी समथिंग बिग मशीनरी होती है वो। सो वेयर डज इट कम, इतनी ऑब्वियस लॉजिक, मतलब इतना तो लॉजिकल होना ही है आपको, वरना फिर ऑफिस इक्विपमेंट में बचा क्या। अगर फोटोकॉपियर को मशीनरी बोल रहे हो तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, स्टेपलर है, वो तो ऑफिस सप्लाईज है, स्टेशनरी है वो तो, स्टेपलर तो। हमारी बात, प्रिंटर फोटोकॉपियर ये सब ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी समथिंग बिग। मशीनरी की मेंटेनेंस कहां जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है ये हिस्सा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ओवरहेड्स में जाएगा ये वाला। और सैलरी ये भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट लेबर की हो। पहले तो हेडिंग देखो क्या है, सारे ओवरहेड है, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सही ना। और डायरेक्ट लेबर की उमूमन सैलरी नहीं वेजेस के नाम से होती है, और ये ऊपर दी हुई है, सही है। इसी तरीके से रेंट फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है। नीचे क्या लिखा है, ओनली 60% ऑफ द रेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री। ये जो रेंट है उसमें से 60% से फैक्ट्री से ताल्लुक रखता है, बाकी 40% वो हमारे ऑफिस और बाकी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखा होता होगा, तो इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे इनकम स्टेटमेंट में होते हैं। यहाँ पर इन्वेंटरीज दी हुई आपको, पिछले साल की क्लोजिंग मतलब इस साल की ओपनिंग, सही है, और इस साल की क्लोजिंग है, क्लियर है। और आपसे तीन चीजें मांगी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
इनकम स्टेटमेंट और नेट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पर सवाल के जवाब मौजूद है, बट जस्ट इग्नोर दैट, सॉल्व योर ओन ऑन योर रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खत्म हुआ।